अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इमरान खान की अमरीकी खातून रुकन कांग्रेस के साथ मीटिंग की सामने आने वाली ऑडियो के बाद मुल्क में एक नई बहस छिड़ गई है कि इमरान खान ने खुद साइफर हाथ में लहराकर कहा कि उनकी हुकूमत को अमरीकी साजिश के तहत हटाया गया और अब वो खुद उसी मुल्क से मदद की अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो हुकूमत ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में कमीशन कायम कर दिया है। इसके साथ साथ कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ मुलाकात भी हुई है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो एक तरफ नेब ने 23 मई को जो है इमरान खान को तलब कर रखा है, तो दूसरी जानिब अगर हम देखें तो 9 मई के वाकयात में जो मुलविस अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की काबीना ने मंजूरी भी दी है कि उनके खिलाफ मिलिट्री एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा चलाए जा सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें तो आज ही वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने यह बयान दिया है कि मुल्क में नई फौजी अदालतें जो हैं वो कायम नहीं जा रही, बल्कि कानून पहले से मौजूद है। वज़ीर दिफा ने का मजीद क्या कहना था, पहले वो सुन लेते हैं। कोई फौजी कोर्स नई नहीं बनाई जा रही, ऑलरेडी इस वक्त जो है कानून मौजूद है, कोर्स मौजूद है और वो पिछले 75 साल में लगातार जो है काम कर रही हैं। उनमें 3 अपीलों का हक है, आर्मी चीफ के पास, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। हम खुदा न खासा किसी के बुनियादी हकूक नहीं छीन रहे। बुनियादी हकूक नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस तमाम मामले पर हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर कानूनदान हैं शोएब शाहीन साहब और पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामन तंगी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब। अब आपका एक ट्वीट भी सामने आया कि आपने उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है कि जो मुकदमात चलने चाहिए थे उन कारकुनान के खिलाफ वो मुकदमात या उनकी अभी तक शुरुआत नहीं हो सकी। लेकिन साथ ही साथ आप पर तनकीद भी हो रही है कि क्या सियासी कारकुनान के खिलाफ मिलिट्री एक्ट के तहत मुकदमात का फैसला दुरुस्त होगा? बहुत शुक्रिया गुरमानी साहब। 2 बातें आपने कही हैं। एक तो अदम इत्मीनान का नाम दिया है आपने मेरे ट्वीट को, और अदम इत्मीनान है हमें इसलिए कि देखें इस वाक़े को, मैं वाक़या नहीं इसे कहता, जिसे यौम स्याह भी कहा गया है, और ये एक हमारी तारीख़ में 75 साल तारीख़ में वाकई एक यौम स्याह है। ये जिनको आप सियासी कारकुन कह रहे हैं कि जिनके ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतें हुई, ये सियासी कारकुन ऐसे नहीं करते हैं। हमने पिछले 75 सालों में सियासी कारकुन देखे हैं, बड़े बड़े वाक़यात हुए, हादसात हुए, ज़्यादतियाँ हुई, मज़ालिम हुए, अदालतों के ज़रिए कत्ल कर दिए गए, अदालतों के ज़रिए नवाज़ शरीफ को फ़ारिग कर दिया गया। वो यहाँ से लाहौर तक 5 दिन में पहुँचे, लाखों लोग उनके हमरा चलते रहे और आते रहे और मिलते रहे। कहीं कोई गमला नहीं टूटा, किसी दरख्त की शाख तक नहीं टूटी। ऐसे नहीं होता, ये सियासी कारकुन नहीं है जिन लोगों ने ये काम किए हैं। और देखें टारगेटेड चीज़ें हुई हैं, ये ऐसा नहीं है कि एक मॉब निकला है और उस मॉब ने लूट मार कर ली और चले गए। नहीं, वो अगर लाहौर में निकले हैं तो उन्होंने मखसूस जगहों पे हमले किए हैं, वो मियाँ वाली में निकले हैं तो मखसूस जगहों पे हमले किए हैं, वो फैसलाबाद में निकले हैं तो मखसूस जगहों पे हमले किए हैं, वो पेशावर में निकले हैं तो मखसूस जगहों पे हमले किए। ये अहदाफ मुतय्यन थे। ऐसे लोगों को जब मैं या मीडिया या अहले सियासत या नाम नहाद इंसानी हकूक़ के जो अलंबरदार हैं वो इन्हें सियासी कारकुन के लिबादे में छुपाना चाहते हैं ना, तो वो दरअसल इन जराइम की हौसला अफजाई करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। हमें किसी सियासी कारकुन से जो मुखलिस कारकुन है, जो कमिटेड कारकुन है, जो पुरअमन रहता है, उसकी कदर करते हैं, उसके हकूक़ की निगहबानी करेंगे, हिफाजत करेंगे। मैं खुद आवाज़ उठाऊँगा, लेकिन मैं कैसे आवाज़ उठाऊँ इनके लिए जो कुछ मनाजर आप मुझे सुबह शाम दिखा रहे हैं। इसलिए ये सियासी कारकुन नहीं है। इनको नमूना इबरत इसलिए बनना चाहिए कि कल कलां किसी और को, हमारे आने वाली नस्लों को, हमारे बच्चों को इस तरह की हरकतों का हौसला ना हो। और जहाँ तक मेरे ट्वीट का ताल्लुक है, मैं बिल्कुल अपनी मायूसी का आपके प्रोग्राम में भी इजहार करता हूँ कि आज 12 दिन गुजर गए हैं, 2 हफ्ते होने को आए हैं। हमने अगर कुछ लोगों को पकड़ा है तो वो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक आर्डर के तहत, MPO के तहत पकड़ा, अदालतों में हो गए, उन्होंने छोड़ दिया कि जी ज़रूरत नहीं। तहफ़्फ़ुज़े अमने आमा तो एक बहुत मासूम सा कानून है जिसमें किसी को भी आप नज़रबंद कर दें। ये तहफ़्फ़ुज़े अमने आमा वाले नहीं हैं, इन पे जराइम हैं, इन्होंने कमिट किए हैं।
और फिर जब आप लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब, फिर अगर ये कारकुनान निकले हैं तो ये भी तो एक बहस हो रही है ना कि इनको कहा किसने कि इन तनसीबात की तरफ वो जाएं। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस मिलिट्री एक्ट के तहत अगर कार्रवाई शुरू होती है तो किस किस को आप देख रहे हैं कि मिलिट्री एक्ट की इस जद में जो है वो आ सकते हैं? यास्मीन राशिद साहिबा की जो वीडियो है वो भी आपके सामने है। देखें, ये एक ऐसा वाक़या हुआ है और ऐसे जराइम हुए हैं जिनकी एक पूरी तारीख है। इसके कोई पसे दीवार छुपी हुई चीज़ नहीं है। कौन इंस्टिगेट करते रहे, किस किस ने ये लबो लहजा इख्तियार किया कि मैं मूँछों से पकड़ के तुम्हें उठाऊंगा और जेल में डालूंगा, किसने कहा कि ओ मजिस्ट्रेट तुम सुन रही हो हम तुम्हारे खिलाफ भी एक्शन लेंगे, किसने कहा कि ओ आईजी मैं तुम्हें खुद पकड़ के सजा दूंगा, मैं तुम्हें खुद पकड़ के जेल में डालूंगा, किसने कहा सिविल नाफरमानी करो, किसने कहा कि हुंडी के जरिए पैसा भेजो, किसने बिजली के बिल जलाए, किसने टीवी पे हमला किया। ये पुरतशद्दुद वाक़या। ये तो खान साहब ने कहा था। नहीं, मैं आपको यही कह रहा हूं कि आपको पता है ना कि खान साहब ने कहा, मुझे भी पता है। और आपका तो सारा आप समझते हैं कि खान साहब भी मिलिट्री एक्ट के जद में आ सकते हैं? मैं किसी के नाम को जानता ही नहीं हूं, मैं जराइम को जानता हूं। अच्छा। वो जुर्म इरफान सिद्दीकी ने किया है, नादिर गुरमानी ने किया है, इमरान खान ने किया है, किसी और ने किया है। अगर वो जुर्म है तो क्या किसी नाम से जुड़ा होने के बायस वो जुर्म नहीं रहता? इन सबको सजाएं मिलनी चाहिए और इसमें कोई लिहाज की बात नहीं है। इरफान सिद्दीकी साहब, आप तो मियां नवाज शरीफ साहब से सर मुसलसल राब्ते में भी रहते हैं मियां साहब के साथ, तो आप समझते हैं कि मियां साहब या मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी इस फैसले की हिमायत करती हैं, या आप नहीं समझते कि आपको सियासी तौर पर आगे चल के कोई नुकसान होगा? देखें, सियासी तौर पे नुकसान या फ़ायदा तो सियासी इक़दामात के हवाले से देखा जाता है ना। सियासी इक़दामात ये नहीं है अब मैं किसी को कत्ल कर दूं और मुझे ना पकड़ा जाए कि जी सियासी नुकसान हो जाएगा आइंदा चल के, तो क्या ये कोई कानून है मुल्क के अंदर? अगर आप कोर कमांडर हाउस जला देते हैं, अगर आप GHQ के ऊपर हमला करते हैं, जो ये दूसरा हमला था तालिबान के बाद, अगर आप शहीदों की यादगारें गिरा देते हैं, तो क्या इसमें हम सियासी मसलतें दरियाफ्त करते रहें? क्या हम मुस्तकबिल की सियासत को बचाते रहें? हमें सियासी नुकसान नहीं होना। सियासी नुकसान जिनको होना था हो चुका। जिन्होंने ये काम किया वो मर खप गए अब सियासी तौर पे। अब ना उनका कुछ सियासत में वजूद है और ना इंशाल्लाह बाकी रहेगा। ये मामला, ये जो हदें होती हैं ना, परिंदे भी जब एक हद से ऊपर उड़ने की कोशिश करते हैं ना तो उनके पर झड़ने लगते हैं। इन्होंने देखा कि हम कानून से मावरा हैं, हमें कोई छू नहीं सकता, हमारी तरफ कोई मैली आंख से देख नहीं सकता। ये वो लोग हैं गोरमानी साहब जो एब्सकॉन्डर थे, इश्तिहारी थे PTV केस के अंदर, और टांग पे टांग रख के 2016 में हमारा पानामा का केस सुनते थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठ के, और इन्हें कोई नहीं कहता था कि तुम इश्तिहारी हो। इरफान सिद्दीकी साहब, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इरफान सिद्दीकी साहब, अब खान साहब देखें कि वो ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि आखिर उनकी जो ऑडियोज़ लीक हो रही हैं, सबसे पहले तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए कि जो ये ऑडियोज़ जो हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ऑडियो रिकॉर्ड करना या फिर वो लीक करना, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मौजूद है, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं है, या जो खान साहब मुतालबा कर रहे हैं कि पहले उनके खिलाफ कार्रवाई करें जो ये लीक कर रहे हैं या रिकॉर्ड कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की लीक्स के ऊपर फैसले दिए हुए हैं माजी में। उन्होंने अगर ये कहा है कि नहीं होना चाहिए तो उन्होंने इस तरह की लीक्स को सुन के जजों के खिलाफ भी फैसले दिए हैं। पहली बात, ये दो अलग अलग बातें हैं। एक ये है कि जी मैं दीवार के अंदर से झांक रहा था कि एक बंदे ने अपनी बीवी को कत्ल किया, उसकी लाश को पंखे से लटका दिया, ये जाहिर करने के लिए कि उसने खुदकुशी की। अब मुझ पे आप ये जुर्म आयद कर दें कि तुमने किसी के घर की दीवार के अंदर झांका क्यों है, ठीक है, ये जुर्म है, लेकिन क्या मेरा झांकना उस जुर्म की पर्दापोशी कर देगा या उसको माफ कर देगा या उस जुर्म की इंटेंसिटी को खत्म कर देगा? देखें, ये भी तहकीक कर लें कि किसने रिकॉर्ड किया था और उनको भी सजा दे दे। पहले ये कहें कि ये जो कुछ कहा गया ये नहीं हुआ है। पहले ये कहें कि हमने IMF के मुआहदे को सबूताज करने के लिए कोई बातचीत नहीं की थी। पहले ये कहें कि हमने जजों से मखसूस फैसले लेने के लिए कोई बात नहीं की थी। पहले ये कहें कि मैंने अमरीकियों से मदद की दरख्वास्त नहीं की थी। पहले ये कहें कि मैंने उनके सामने अपनी फौज को कंडेम नहीं किया। फिर हम ये भी देख लेंगे कि ये रिकॉर्डिंग कैसे। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब, जो 5 जजेस ने हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस ने मुलाकात की है, उमर अता बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस हैं,
सुप्रीम कोर्ट के इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इस मुलाकात में ऐसा क्या है जिस पर बाज़ जो हुकूमती अरकान हैं वो इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है कि इसमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात वाली बात है। आज उन्होंने काज़ी फ़ायज़ ईसा से भी मुलाकात की है, कल जिन्होंने बंदयाल साहब से मुलाकात की थी उन तमाम जजों ने, और मेरी मालूमात ये हैं कि ये जो नई बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं नए जज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो नई बिल्डिंग बन गई है उसका इफ्ताह होना है, तो उसकी इफ्ताही तकरीब के हवाले से और वहाँ इनकी नशस्त के आगाज़ के हवाले से, तकरीबात के हवाले से गुफ्तगू हुई है। इसमें किसी और गहरी साजिश को तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देखें इरफान सिद्दीकी साहब के हाई कोर्ट का फैसला भी आया है, तमाम जो इस्तीफ़े थे तहरीक इंसाफ के उनसे मुतल्लिक। अब अगर तहरीक इंसाफ की ये स्ट्रेटजी एक सामने आ रही है कि शायद वो कल पार्लियामेंट आएँ और स्पीकर से मुलाकात भी करें, तो आप समझते हैं कि अब इस पर कोई आगे पेशरफ्त हो सकती है, हुकूमत कोई फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो शो करेगी, या आप समझते हैं कि नहीं अब फैसला हो चुका है, अब उनके इस्तीफ़ों पर मज़ीद बात नहीं हो सकती? देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो फ़ैसला करने वाले थे जिन्होंने इस्तीफ़े दिए, खड़े होके ऐवान के अंदर बयक वक्त बयक आवाज़ और बबांगे दहोल दिए और बड़े फ़ख्र से दिए, और ये कि जी हम जा रहे हैं। पहले तो वो ये कहें कि हमने गलती की थी, हमें माफ़ कर दिया जाए, वो बड़ा ब्लंडर था हमारा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि आईन और कानून के तहत जब एक दफ़ा एक इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया जाता है स्पीकर की तरफ से, उसका नोटिफिकेशन हो जाता है, चाहे वो उसके पीछे कोई भी मुहर्रिक था, उसको वापस नहीं लिया जा सकता, कोई ऐसा रूल है ही नहीं। तीसरी बात यह है कि कोर्ट ने भी ये नहीं कहा है कि इनको हाउस के अंदर बिठाएं, उन्होंने मामला दे दिया है स्पीकर साहब को, स्पीकर साहब देख लेंगे और अपनी रूलिंग दे देंगे। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब, अब जो आप देखें कि जिस तेज़ी से तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो पार्टी को खैरबाद कह रहे हैं, अब ये भी कहा जा रहा है कि तमाम कई बार जो रहनुमा हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में भी हैं। आप भी समझते हैं कि नून लीग के साथ भी पीटीआई के बहुत से रहनुमा हैं जो राब्ते में हैं? जी हाँ, राब्ते में है, मेरे इल्म में है, और भी कल मरियम नवाज ने भी ये बात कही है, बिल्कुल राब्ते में है। असल में मामला ये है कि हमारे यहाँ जो भी आप कह लें, हम खुद फौज पे तनकीद करते रहे हैं और अब भी करेंगे अगर वो सियासत के अंदर दखील होंगे। मियाँ नवाज शरीफ ने भी तनकीद की, मरियम ने भी की, मैंने भी की, और हमारी जमात के बहुत से लोगों ने की, इसलिए कि फ़ौज का सियासी किरदार खुद फ़ौज के हक़ में नहीं होता, मुल्क के हक़ में नहीं होता, कौम के हक़ में नहीं होता। दूसरी बात यह है कि ये जो पीटीआई है, इसका सारा ख़मीर जो है वो उठा है एक कंस्पायरेसी के ज़रिए से, एक प्रोजेक्ट बना है, उसके अंदर बहुत से लोग तोड़ ताड़ के उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो लेके आई थी, वो सारे के सारे यहाँ भरे पड़े हैं। वो लोग वैसे भी नहीं चाहेंगे कि इन हालात के अंदर एक ऐसी जमात का हिस्सा बने जो इस इंतहा तक जा सकती है। दूसरी चीज़ ये है, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब जी सर, दूसरी चीज़ ये है कि ये वक्त आता है हर जमात पे जब उससे जुड़े हुए लोगों को, चाहे वो लीडर होते हैं, अरकान होते हैं, कारकुन होते हैं, उसके सपोर्टर होते हैं, उसके वोटर होते हैं, उन्हें एक फ़ैसला करना पड़ता है कि क्या ये लोग वो हैं जिनको हम बागडोर थमा सकते हैं या इनके साथ जुड़े रह सकते हैं या इनके साथ सफ़र कर सकते हैं। वो मरहला आ गया है पीटीआई पे, लिहाजा ये कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब, आप ये भी देखें, आप बड़े इन तमाम मामला पर गहरी नज़र भी रखते हैं, आपको क्या खदशा है कि मजीद कौन से अरकान हैं, जैसे परवेज़ खटक साहब का नाम लिया जा रहा है, दीगर रहनुमाओं का नाम लिया जा रहा है, कौन से रहनुमा आपको लगता है कि वो भी इमरान खान साहब का साथ छोड़ जाएंगे आने वाले दिनों में? मेरा ख्याल है कि इसको भी हम इमरान खान का साथ छोड़ने की बात ना करें, हम ये कहें कि ये संजीदा लोग या सियासत के अंदर अपना एक नाम और मकाम रखने वाले लोग जिनका पस मंज़र सियासी है, वो इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। वो तखरीबकारी की इस सोच को छोड़ेंगे, वो तशद्दुद की इस सोच को छोड़ेंगे, वो दहशतगर्दी की इस सोच को छोड़ेंगे, वो फ़ौज के साथ इस महाज़ाराई को छोड़ेंगे, वो उठते बैठते कौन हो सकते हैं? वो आदमी हो सकता है जिसके अंदर ये आवाज़ पैदा होगी, जिसके ज़मीर के अंदर कि ये गलत रास्ता है, मैं इस रास्ते पे नहीं चल, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन ऐसे बीसियों होंगे, ऐसे बहुत लोग होंगे, और मुस्तकबिल में आप देखेंगे, मुस्तकबिल करीब में आप देखेंगे कि वो लोग ऐसी गाड़ी में सवार नहीं होंगे जो खुद भी तबाही की तरफ जा रही है और जो चारों तरफ तबाही फैला रही है।
चलें, बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब, आपने टाइम निकाला। नाजरीन, इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद शोएब शाहीन साहब और बहराम तंगी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, इरफान सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं शोएब शाहीन साहब, जो सीनियर कानूनदान हैं। शोएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया। अभी सबसे पहले तो एक खबर ये भी चल रही है कि नैब ने खान साहब को 23 मई को तलब कर रखा है, ज़ाती हैसियत में पेश होने का उनको कहा गया है। लीगल टीम ने क्या मशवरा दिया है? क्या खान साहब पेश होने जा रहे हैं नैब में 23 मई को या नहीं? मेरा ख्याल है कि पेश होने जा रहे हैं, पेश होंगे वो। अच्छा, मेरी इस वक्त की इन्फॉर्मेशन यही है। तो कोई चेंज भी हो सकता है, लेकिन उसमें है ही कुछ नहीं। राइटिंग में हमने उनको दे दिया है, जवाब दे दिया है ही कुछ नहीं। वो केस ही आप यूँ समझो कि सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के, सिवाय नैब के मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी के, ये हो ही नहीं सकता। उस केस में कोई जान नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे एक बात बता दें, कहते हैं जी कैबिनेट ने डिसीजन कर दिया। क्या कैबिनेट ने उस डिसीजन को रिवाइव किया? क्या उसको रिव्यू किया? क्या ये कहा कि वो फैसला गलत था, अब हम उसको नया फैसला दे रहे हैं कि जो ये अमाउंट जमा हुई है मलिक रियाज के खाते में सुप्रीम कोर्ट में ये गलत थी? अपना कैबिनेट अपना फैसला रिवाइज कर ले, उस रिवाइज करके एक एप्लीकेशन दे दे सुप्रीम कोर्ट में। पैसे भी मौजूद हैं, कैबिनेट भी मौजूद है, तो चेंज कर लें। उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। इसमें क्रिमिनलिटी कहां से आ गई? क्रिमिनलिटी के लिए आपको ये साबित करना पड़ेगा कि उसने ये जो कोई काम किया है, पहले तो कैबिनेट की कोई भी अप्रूवल है वो एग्जेम्प्टेड है। आप कैबिनेट के खिलाफ इस तरह का कोई एक्शन नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि आज आपके पास एक वक्त है कि आप उसको डिसाइड कर लें, चेंज कर लें, वो आपने नहीं किया। तीसरी बात है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो पैसे वापस ले लें, आपके खिलाफ तो आपका तो कोई नुकसान हुआ नहीं है। सर, आज फिर वो मियां साहब भी कह रहे हैं ना कि मुझे तो सिर्फ इस बात पे निकाला गया कि अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। देखें, मियाँ साहब का केस टोटली मुख्तलिफ है। मियाँ साहब अपनी ज़ात के मामले के रिस्पॉन्सिबल थे। ये ऑफिशियल कैपेसिटी का फैसला है। ऑफिशियल कैपेसिटी में जो कैबिनेट डिसीजन किया करती है, वो कैबिनेट के डिसीजंस एग्जेम्प्टेड हैं कि वो किसी सूरत नैब की अथॉरिटी में नहीं आते। दूसरी बात यह है कि उन्होंने उसके बदले में उनका पर्सनल एक बेनिफिट था जो उन्होंने लेना था, नहीं लेना था। उन्होंने वहाँ का वीज़ा पर्पजेस के लिए या पैसे छुपाने के लिए जिस नीयत से वो पैसे नहीं उन्होंने डिस्क्लोज किए थे, लेकिन मेरी राय में उस पर भी नहीं होनी चाहिए थी उनकी नाअहली। होनी चाहिए थी उस बात पे। पर्सनल बेनिफिट आप नहीं समझते कि अलकादर ट्रस्ट की जमीन या खरीदी गई? तो पर्सनल बेनिफिट कभी होता ही नहीं है। ट्रस्ट का मतलब है कि ये वक्फ हो गया गरीबों के लिए या स्कूल के लिए या बच्चों के लिए या किसी के लिए। उसमें रिश्वत कहां से आ गई? उसमें बेनिफिशियरी जो ये कहा जा रहा है कि जी इमरान खान और उसकी बेगम, वो बेनिफिशियरी कहां से आ गए? उनको पैसे मिलने हैं। क्या ये जमीन के पैसे या उसकी मराआत या उस ट्रस्ट के नतीजे में जो कुछ होगा, क्या वो पैसे उनके अकाउंट में जाएंगे? वो तो भाई वो जिंदा रहे या इस दुनिया में ना रहे, उसके बावजूद वो एक वक्फ जमीन है। मसलन किसी मस्जिद के लिए आपने वक्फ कर दी, दाता दरबार के लिए कोई चीज वक्फ कर दी, तो वो उसके वक्फ की उन लोगों के लिए है जिन लोगों के लिए वो वक्फ हुई है। लेकिन तो उसका जात के लिए कोई बेनिफिट डिराइव करना वो तो है ही नहीं इसमें। लेकिन शोएब शाहीन साहब, अभी आपने देखा होगा वजीर दिफा का बयान भी कि मुल्क में नई फौजी अदालतें नहीं बनाई जा रही, बल्कि 75 सालों से कानून मौजूद है और उसी कानून के तहत जो है वो कार्रवाई होगी। अगर फौजी अदालतें नहीं बनाई जा रही तो फिर जो कारकुनान के खिलाफ मुकदमात की बात की जा रही है, तो फिर फौजी अदालतों के बगैर मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई या मुकदमात बन सकते हैं? लेकिन नहीं बन सकते। आपको याद होगा कि 97 में जब कराची में ऑपरेशन हुआ था, नवाज शरीफ साहब ने लॉ के जरिए मिलिट्री कोर्ट्स बना दी थी। उन्होंने कहा जी इसमें ट्रायल होगा। सुप्रीम कोर्ट में जब केस आया, महरम अली केस, उसमें उन्होंने सेटिसाइड कर दिया कि आप एक मुतवाज़न अदालती निज़ाम नहीं बना सकते। अदालत का एक तरीक़ाकार है, हमारे मुल्क का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस काम कर रहा है। किसी ने जुर्म किया है, उसको कानून के मुताबिक प्रोसीड होगा, FIR कटेगी, उसका एक्शन होगा। लेकिन आप ये कह दें कि जनाब अब ये पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं चूंकि PTI के हैं, इसलिए हम इनको आर्मी एक्ट के तहत ला रहे हैं। फिर आर्मी एक्ट का एक दूसरी दफा नफाज हुआ जो कि लोगों के जहनों में अभी वजाहत के लिए जरूरी है। वो 2015 में हुआ, नवाज शरीफ के जमाने में अगेन, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें आपको याद होगा रजा रब्बानी साहब बड़े रोए थे, लेकिन वोट फिर भी दिया था उन्होंने। उनके पार्टी की अमानत है वोट। उस पे तमाम पार्टीज ने 2/3 मेजोरिटी के साथ अमेंडमेंट की थी आइन में, जो 21वीं तरमीम थी।
और उसमें उन्होंने कहा था कि ये 2 साल के लिए हम मिलिट्री कोर्ट्स बना रहे हैं, जो कि मिलिट्री कोर्ट्स का सरबराह जो होता है वो एक कर्नल होता है या उनके अपना उनका GHQ में बैठता है। तो उनका जो मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई, उन्होंने कहा कि चूंकि इस वक्त TTP के साथ और ऐसी सिचुएशन है कि हमें एविडेंस डायरेक्टली क्रिएट करना या गवाह को अदालत में लाना वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके ऊपर फिर अटैक होने का खतरा है। तो हम इसको सिक्रेसी के साथ करना चाहते हैं। अभी भी अगर मिलिट्री एक्ट के तहत मुकदमात बनने हैं या फौजी अदालतें बननी है तो पार्लियामेंट ही मंजूरी देगा या आईनी तरमीम ही होगी? देखिए, पहली बात तो ये हो नहीं सकता, पॉलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ आप आर्मी एक्ट का नफाज कर ही नहीं सकते, इवन इफ 2/3 मेजॉरिटी के साथ भी क्यों ना करें। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम प्रिज्यूम कर लें कि इसकी बहुत शदीद इमरजेंसी है और ज़रूरत है कि आप इसमें कर सकते हैं, तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी से अमेंडमेंट करना वो मस्ट है, उसके बगैर आप कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये जो ड्रामा हो रहा है, इट विल बी चैलेंज बिफोर ए कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। कोई भी अदालत आंखें बंद करके ये नहीं कहेगी कि हाँ जी मिलिट्री कोर्ट्स में लेके जाएं। और मैं एक बात आपको बताऊं, जो कुछ ये ड्रामा 9 तारीख को रचाया गया, बुनियाद उसकी कहां से होती है? बुनियाद होती है रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल। वो हुआ कि 9 मई को जब इमरान खान ने बेल पिटिशन अपनी मूव कर दी इसी केस में, और थंब इंप्रेशन के प्रोसेस में है, और वहां अदालत को तोड़ा गया। रेंजर्स 80 से 90 आते हैं, बल्कि ये भी कहा जाता है कि वो रेंजर्स नहीं थे, एक्चुअली कोई और थे, और तशद्दुद का निशाना बनाते हैं वकीलों को, अमले को, शीशे तोड़ते हैं और उनको एक काइंड ऑफ एब्डक्शन करके ले जाते हैं। और बैक डेटेड छुट्टी वाले दिन 1 मई का एक वारंट ऑफ अरेस्ट क्रिएट किया जाता है। फिर उस वारंट ऑफ अरेस्ट को जब हाई कोर्ट ने पूछा कि भाई आपने कैसे पकड़ा, इसमें तो नैब का कोई सिंगल ऑफिशियल ही पकड़ने के लिए नहीं था, तो उन्होंने कहा जी हम तो गए नहीं, हमें तो पता ही नहीं था, हमने भेज दिया था सेक्रेटरी इंटीरियर को कि आप इसको एग्जीक्यूट कराएं। सेक्रेटरी इंटीरियर जब आया अदालत में, उसने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो लेटर मिला ही नहीं। IG इस्लामाबाद ने भी कहा। अच्छा, जब ये सिचुएशन होगी तो सवाल ये पैदा होता है कि ये रेंजर्स को किसने ये टास्क दिया था। फिर एक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब उस दिन इसी केस को जब सुनते हुए उन्होंने कहा जी हमारे तो CCTV फुटेजेस उठा के ले गए और सारी इंस्टॉलेशन साथ लेकर गए, वो वापस भी नहीं किए, उसमें पर्चा नहीं हुआ अभी तक। तो सर अदालत खुद नोटिस जारी क्यों नहीं करती? अदालत ने ऑर्डर किया हुआ है कि FIR काटे, नहीं कट रही। देखें, आप जब अदालतों का मजाक उड़ाते हैं, उनको मिलाइन करते हैं, उनकी तस्दीक करते हैं, उनको कंटेम्प्ट नोटिस भी जारी हुए हैं। अच्छा, तो यहाँ सिचुएशन ये है कि अदालत आज ऑर्डर करती है कि ये पॉलिटिकल वर्कर है, शीरी मजारी का केस आप उठा लें, मलिका बुखारी का देख लें, आलिया हमजा का देख लें, ये खवातीन की मैं मिसाल दे रहा हूँ, बाकी मर्दों को तो छोड़ें। इधर से अदालत फैसला करती है, बाहर निकलता ही पकड़ लेते हैं दूसरे मुकदमे में, बल्कि 100 कार्ड किसी भी मुकदमे में, जेल से रिहा करते हैं, वहीं से वीगो वाले डाले उठा के ले जाते हैं, कहां ले गए कोई नहीं पता। शीरी मजारी तीसरी दफा घर पहुंची है, 2 घंटे के नोटिस में उसको फिर उठा के ले गए। ये अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन का ये सिलसिला जारी रहता है तो मुझे जो समझ आई है कि इस ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में 2 चीजें खराबियां हुई। सबसे पहली बात तो यह है कि पिछले 3 महीने से जिस तरह रूल ऑफ लॉ को वायलेट किया गया था, जिस तरह कानून का, इंसाफ का, जजेस का मजाक उड़ाया जा रहा था, जिस तरह उनको मिलाइन कर रहे थे, उनकी तज़हीक कर रहे थे, तो ये एक माहौल क्रिएट किया जा रहा था ताकि जो मॉब जस्टिस सिस्टम है वो इवॉल्व हो जाए। हुकूमत कह रही है ना कि आपको हर अदालत से बहुत ज्यादा जो है वो बेनिफिट मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, आप जिस अदालत में जाते हैं आपको फायदा मिलता है, हुकूमत तो ये इल्जाम लगा रही है। सर आप देखें, क्या पाकिस्तान की तारीख में किसी एक पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ 150 से ज्यादा मुकदमात बने हैं? क्या अदालतें आंखें बंद कर लें? मैं हामिद मीर की मिसाल देता हूं, उसने कहा 99% से ज्यादा मुकदमात इमरान खान के खिलाफ बदनीयती और पे मबनी है और झूठे हैं। तो बात यह है कि जब आप बदनीयती पे झूठे मुकदमात, एक बंदा बैठा है जमान पार्क में, पर्चा आप उसको दे रहे हो, यहाँ बंदा बैठा हुआ है इस्लामाबाद में, पर्चा दे रहे हो आप लाहौर में। ठीक है, आखिरी सवाल शोएब शाहीन साहब के, जो कल लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला जो सामने आया इस्तीफों से मुतलिक, आप समझते हैं बतौर सीनियर कानूनदान के जो स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग हो या उनका फैसला हो, वो किसी भी अदालत में चैलेंज हो सकता है? देखें, रूटीन के प्रोसीजरल मामलात नहीं चैलेंज होते। अच्छा। लेकिन कासिम सूरी की रूलिंग थी, सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड नहीं किया। आर्टिकल 69 कहता है कि प्रोसीडिंग्स नहीं चैलेंज होंगी, लेकिन आइन के मुताबिक की जाने वाली प्रोसीडिंग्स चैलेंज होती है। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल हाई कोर्ट ने ठीक फैसला किया है।
जब ये स्पीकर साहब खुद कहते थे कि ये इस्तीफे आईन और कानून के मुताबिक नहीं है, हैंड राइटिंग में आपकी हाथ से नहीं लिखे हुए, वेरिफिकेशन के लिए आप नहीं आए, तो आपने जब उन्होंने कहा अच्छा जी हम वापस आ रहे हैं, जब आप एक्सेप्ट नहीं करते, जब आप वो दरवाजे में पहुंचते हैं आप इस्तीफे कबूल कर लेते हैं। ये कौन सा दोहरा मेयार है? स्पीकर की कोई भी रूलिंग जो आईन और कानून के मुताबिक होगी वो चैलेंज नहीं होगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी होगी वो चैलेंज भी होगी और अदलिया उसमें इंटरवीन भी करेगी। ठीक है शोएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, शोएब शाहीन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी के सेनेटर बेरामन तंगी साहब से। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, शोएब शाहीन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त पीपल्स पार्टी के सेनेटर बेरामन तंगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तंगी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। इस वक्त आप देखें कि नैब ने 23 मई को जो है वो इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। अब माजी में हमने देखा कि आपकी क़यादत जो है वो अदालतों में पेश होती रही, आप अदालतों में पेश होते रहे उनके साथ। अब पीटीआई ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है और वो आप पर इल्ज़ाम भी लगा रही है कि उनके खिलाफ मुसलसल झूठे जो मुकदमात हैं वो बनाए जा रहे हैं और इंतकामी कार्रवाइयों का उनको निशाना बनाया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि जो इल्ज़ामात हैं या जो दावा तहरीक इंसाफ कर रही है इसमें कितनी सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नादर साहब। अगर इमरान वाकई पाकिस्तान अपने आप को पॉलिटिकल लीडर समझते हैं और एक्स प्राइम मिनिस्टर समझते हैं और अगर किसी ने गलत केसेस इस पे बनाए हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अदालतें मौजूद हैं। जैसे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब पे केसेस बने थे और उसने 20 साल तमाम अदालतों में पेश हुए थे, जिसमें 12 साल उसने जेल में भी गुजारे हैं और 20 साल के बाद जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को बाइज्जत बरी किया गया है, इसलिए कि हमारी पाकिस्तान की अदालतों पे एतमाद था, है और रहेगा। अगर इमरान अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं तो फिर वो तो पेश ना हो, लेकिन इमरान भी हो या जो भी हो वो कानून से बालातर नहीं है। और इमरान अगर इस मुल्क में सियासत करते हैं और अपने आप को बेगुनाह समझते हैं तो वो कानून के टहरे में आएगा, वो कानून को फेस करेगा, वो अदालत में पेश होगा, तब पाकिस्तान के अवाम मानेंगे कि इमरान का कोई पॉलिटिकल विजन भी है। लेकिन क्या ये फैसला इमरान को किसने हक दिया है कि वो अपने घर में बैठ के ये अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि मुझ पे गलत केसेस बन रहे हैं? आप जाएं अदालत में पेश हो, आप गिराओ जलाओ की सियासत से निकलें। एज ए प्राइम मिनिस्टर आपने जिद अनाव हटदर्मी की सियासत से नहीं छोड़ी थी। आज भी आप वही अपने वर्करों को, अपने बच्चों को, पार्टी के वर्कर बच्चे होते हैं, आप उनको डाक बनाकर उनको पाकिस्तान को बदनाम करते हैं और अपने बगमान पार्क में छुपे हुए कह रहे कि मेरे मुझ पे गलत केसेस बनते हैं। आप गलत केसेस को पेश करने के लिए अदालत का रुख कर लें और अदालत में ये साबित कर ले कि आप बेगुनाह हैं। ठीक है तंगी साहब, लेकिन पीपल्स पार्टी भी ये जो मिलिट्री एक्ट के तहत बात की जा रही है कारकुनान के खिलाफ मुकदमात की, पीपल्स पार्टी भी इसकी हिमायत करती है। देखिए, जहां तक पाकिस्तान की डिग्निटी और पाकिस्तान के सिक्योरिटी दारों और अफवाज पाकिस्तान पर हमलों का ताल्लुक है, मैं समझता हूं, मैं जाती हैसियत में समझता हूं कि इसको अगर आप सबक न दे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जो बदनामी हो चुकी है ये कल भी करेंगे। हम कभी भी सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट में सजा देने के हक में नहीं हैं, कल भी नहीं थे, आज भी नहीं है, फिर भी नहीं होंगे। लेकिन अगर एक लीडर की डायरेक्टिव्स पे, अगर उनके वज़रा की डायरेक्टिव्स पे, जाकी जीज क्यों पे या जना हाउस पे, कोर कमांडर के घर पे या लोअर दीर के किला पे हमला होते हैं, तो अगर आज भी हम ये समझते हैं कि इनको माफ करवा दे तो इनको माफ करने का वक्त गुजर चुका है। इनकी तो करने को देख रहे हैं कि वो मिलिट्री एक्ट के इन मुकदमात की जद में आएगा, क्योंकि कारकुनान से मुतल्लिक तो कहा जा रहा है ना, उनको कहा गया कि इन बिल्डिंग्स की तरफ जाएं और जलाओ घेराव करें, तो वो आप किस किस को देख रहे हैं कि वो भी इन तमाम मुकदमात की जद में आ सकते हैं? सबसे पहले इमरान को, फिर इमरान के बाद अगर आप यास्मीन राशिद साहब को देख लें, अगर आप मुराद सईद को ले लें, अगर आप शहरियार अफरीदी को देख लें, ये तमाम तकारीर, फुटेज और डायरेक्टिव्स रिकॉर्ड पे हैं। अगर ये डायरेक्टिव्स रिकॉर्ड पे हैं तो मेरे ख्याल में इनको नहीं छोड़ना चाहिए, इनको निशान इबरत देना चाहिए।
अभी मैं नादर आपको एक बात बता दूं कि क्या जब इमरान लाहौर से निकल रहे थे जमान पार्क से, बाद में उसने जो कुछ कहा है वो छोड़ दे। जब उसने पहला जो फुटेज, जो इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा के ऑडियो वीडियो और कॉल दी अपने वर्करों को कि मैं भी कि आज मैं अरेस्ट हो जाऊं और आपने ये करना है, फिर शहरियार अफरीदी और मुराद सईद अपने डायरेक्टर्स देते हैं, फिर यास्मीन राशिद लैंड क्रूजर पे खड़े होके वो कह रहे कि जमा होके बड़ी तादाद में आप कोर कमांडर के जना हाउस पे चले जाएं। तो ये एक सबूत के तौर पे मैं समझता हूं कि इन लोगों को, इन अनासर को सर कुचलना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में हमारे मुल्क दुश्मन इंडिया ने जो कुछ नहीं कहता 75 ईयर्स में, आज इमरान और इनके कारिंदों ने किया है। अभी आपने देखा कि बहुत से जो पीटीआई के रहनुमा थे वो पार्टी को खैरबाद भी कह रहे हैं। हमने पहले इरफान सिद्दीकी साहब से भी ये सवाल पूछा। मजीद आपको क्या लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा से या कहीं और से कौन कौन से रहनुमा ऐसे हो सकते हैं जो पीटीआई को खैरबाद कह दें? देखिए नादिर, मैं एक बात बता रहा हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी किसी पार्टी को कमजोर करने के लिए नहीं सोचा था। मेरी शहीद बीबी ने हमेशा हमेशा ये कहती थी कि मजबूत पार्टी मजबूत पाकिस्तान की जमानत होती है। लेकिन जब मेरे चेयरमैन उस दिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इमरान को मुखातिब करके कहा कि लास्ट वार्निंग फॉर यू एंड लास्ट टाइम फॉर यू, कि आपने फैसला करना है, आप एक सियासी जमात के तौर पे सामने आना चाहते हैं या आप एक तशद्दुद तंजीम की शक्ल में, तो मैं उन लोगों के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हूं जो इदारों पे हम लोग में मुलविस हो। तो मैं समझता हूं कि आज अगर जो लोग पीटीआई को छोड़ते हैं या पीटीआई को खैराबाद कहते हैं या पीटीआई से रिजाइन देते हैं, मैं समझता हूं ये किसी के प्रेशर में नहीं है, बल्कि वो अपनी जमीर के मुताबिक। मुझे कल भी एक एमएनए ने फोन किया था जो कि बहुत डिसेंट एमएनए है, 3 दफा वो एमएनए रह चुके हैं। उसने मुझे कॉल किया था कि मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं, मैं रिजाइन देता हूं एंड आई विल बी जॉइन पीपीपी वेरी सून। तो मैं समझता हूं कि मुझे उसने फोन किया था, किसी ने उस पर प्रेशर डाला ही नहीं था। अच्छा, ठीक है तंगी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, बहरामन तंगी साहब की गुफ्तगू आपने अब देखें कि आने वाले दिनों में जो सूरत हाल है वो किस तरफ जाती है। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।